हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं। धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें हम पहला बात करेंगे धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है। पहली हेडिंग हमारी धातु ऑक्सीजन से क्रिया करती है यानी धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया। यानी इसको हम बताएंगे कि हम कोई धातु लेंगे, हमने कोई धातु ली और उसमें हमने मिला दिया ऑक्सीजन। हमने इसमें ऑक्सीजन मिला दी है, हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा धातु ऑक्साइड। हमें प्राप्त होगा धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड इसको करता हूँ एक बॉक्स के अंदर बंद। धातु ऑक्साइड यानी धातु में ऑक्सीजन मिलाएंगे तो हमें धातु ऑक्साइड मिलेगा। इससे कुछ एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। पहला फर्स्ट, जैसे कि मैंने एक धातु ली है Cu, मैं Cu एक धातु लेता हूँ और उसमें मैंने ऑक्सीजन मिला दिया। मैं उसमें ऑक्सीजन मिलाता हूँ तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें CuO प्राप्त होगा। और मैं बता रहा हूँ कि ये Cu हमें कैसे प्राप्त होगा। हमें ये Cu कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि मैं जानता हूँ कि Cu पर अगर दो चार्ज है या Cu पर एक चार्ज है, क्योंकि कोपरस और क्यूप्रिक ये कभी दो चार्ज दिखाता कभी एक चार्ज दिखाता। यदि एक चार्ज दिखाता है तो ऑक्सीजन दिखाता दो चार्ज। तो इसके इनकी वैलेंसी लिखेंगे नीचे। इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। इसकी वैलेंसी कितनी है? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या प्राप्त हो जाएगा? Cu2O प्राप्त हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर Cu2 प्राप्त होता है तो बैलेंस कर लेंगे। Cu कितने? 2 है, इधर 2 कर देंगे। ऑक्सीजन कितने हैं? यहाँ पे 2 है, नहीं पहले ऑक्सीजन बैलेंस करें। ऑक्सीजन के यहाँ 2 है, इधर 1 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर ले। ऊपर के 4 हो चुके हैं, 2 दूनी 4, 4 से मल्टीप्लाई कर ले। क्यूप्रोस ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड प्राप्त हो चुकी है। और मैंने आपको बताइए है कि ये ऑक्साइड किस प्रकार बनी है। इनके आयनों द्वारा, इनके आयनों को आप बैलेंसी के रूप में लिखा जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसकी बैलेंसी को, इसकी जो बैलेंसी होगी ऑक्सीजन की बैलेंसी वाली होगी और ऑक्सीजन वाली जो बैलेंसी होगी वो कॉपर वाली बैलेंसी होगी। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के जो ऑक्सीजन की बैलेंसी है वो कॉपर की बैलेंसी है, जो कॉपर की बैलेंसी है वो कॉपर, मतलब जो ऑक्सीजन की बैलेंसी है वो कॉपर की बैलेंसी। इंटरचेंज कर लेंगे मतलब। अब आगे चलते हैं नंबर 2 की तरफ। मैंने एक मेटल लिया है Na। Na की क्रिया में ऑक्सीजन करा रहा हूं, क्या प्राप्त होना चाहिए? धातु ऑक्साइड प्राप्त होनी चाहिए। तो हमें क्या प्राप्त होगा देखते हैं क्या मिलेगा। इसको प्राप्त करने के लिए मैं यहां भी समझाऊंगा आपको इस बैलेंस के द्वारा। Na पर चार्ज क्या होता है? Na पर होता है पॉजिटिव चार्ज। क्यों होता है ये बताता हूं आपको। क्योंकि Na के भारी कक्षा में होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन क्रमांक होता है इसका। अगर मैं कक्षा करता हूं 2 8 1 भरी जाएगी। भारी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो जब निकाल लेगा तो ये डोनर हो जाएगा। तो ये क्या कर जाएगा? एक इस पर प्लस का 1 चार्ज आ जाएगा। तो इस पर पॉजिटिव 1 चार्ज आ चुका है। अब बात करें ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन पर कैसे चार्ज होता है? ऑक्सीजन पर 2 चार्ज होता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी 1 और इसकी 2। तो क्या बन जाएगा? इंटरचेंज करने के बाद बन जाएगा N2O बन जाएगा। यानी हमारा क्या बनेगा? N2O। धातु ऑक्साइड बन चुकी है। बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस में हम देखते हैं ऑक्सीजन कितना है। इधर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करें। सोडियम के 4 हो चुके हैं, सोडियम के इधर 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। धातु ऑक्साइड बन चुकी है। चलो एक और देख लेते हैं धातु ऑक्साइड का। मैं बात करता हूँ Mg की। Mg की क्रिया ऑक्सीजन कराता हूँ। अब इसी प्रकार मैं बताता हूँ Mg के बारे में। Mg के भारी कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों को डोनेट कर देगा। 2 चार्ज होते हैं और ऑक्सीजन के 2 चार्ज होते हैं।
ऑक्सीजन के 2 चार्ज होते हैं तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो कितना बन जाएगा हमारे पास mg के कितने mg दोनों बराबर है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बन जाएगा mg। तो यहाँ बनेगा MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन चुका है, वो भी धातु ऑक्साइड है। ऑक्सीजन के बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन के 2 इधर है, इधर एक ऑक्सीजन का 2 से मल्टीप्लाई करी, mg के इधर 2 है, इधर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करी। इस प्रकार ये हमारी बैलेंसी मतलब संयुक्ता पूरी हो चुकी है, संतुलित रिएक्शन हो चुकी है, बैलेंस। ये रिएक्शन में हमारी बैलेंस हो चुकी है। ये हमारी पहली रिएक्शन थी जिसमें हमने सीखा कि धातुओं की ऑक्सीजन क्रिया। अब हम आगे चलेंगे नंबर 2 पे। हम सीखते हैं धातुओं की जल से अभिक्रिया। जिसको रफ कर रहा हूं, धातुओं की जल से अभिक्रिया। जब धातुएं जल से क्रिया करती हैं धातुओं की जल से अभिक्रिया। हम सीखेंगे इसमें धातु लेंगे, हम कोई मेटल, हमने कोई धातु ली, इसमें हमने जल डाल दिया, जैसे जैसे जल डालेंगे तो यह बनाएगा धातु लवण बनाएगा। क्या बनाएगा? धातु लवण। धातु लवण बनेगा और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस जो कि मुक्त हो जाएगी, निर्मुक्त होगी। इसको मैं कर लेता हूं ब्रैकेट के अंदर। और अब मैं इसका रिएक्शन देता हूं आपको नंबर 1 करके। हम कोई पैटर्न लेंगे धातु की जल से क्रिया, यानी ऐसी कौन सी धातु है जो जल से क्रिया करती है। जैसे कि मैंने लिया है के, और इसमें हमने मिला दिया है जल, मिला दिया है H2O। तो हमें देख ये बैलेंस कैसे करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन से हमें क्या मिलता है? जल से। जल से हमें मिलते हैं H और OH मिलते हैं, OH मिलते हैं। जबकि हमारे पे पोटेशियम पे क्या होता है? पोटेशियम होता है प्लस का चार्ज। पोटेशियम क्या होता है? प्लस का चार्ज होता है। पोटेशियम क्या होता है? प्लस का चार्ज। तो ये प्लस का चार्ज है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसके साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा KOH। क्या बन जाएगा? KOH बनेगा। ये धातु ऑक्साइड धातु लवण बनेगा। ये बनेगा आपका KOH बनेगा, और साथ में हाइड्रोजन गैस, ये जो ना ये हाइड्रोजन गैस के रूप में मुक्त हो जाएगी, H2 गैस। इसी प्रकार हम लेते हैं Na। हमने ले लिया है Na, और ये क्रिया करेगी फिर जल से। इसी प्रकार हमें क्या होगा, इसी रिएक्शन को मैं समझा रहा हूं आपको। इसी के द्वारा हमारे पास Na का है, Na पर क्या चार्ज होता है? Na पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि जल में 2 चार्ज मिलेंगे, HNA मिलेगा जल में और OH भी मिलेगा। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव साथ जुड़ जाएगा तो क्या बनेगा? NOH बन जाएगा। क्या बनेगा? NOH बन जाएगा। इसी प्रकार तो यहाँ मिलेगा हमें NaOH, NaOH मिल जाएगा, और साथ में मिलेगा हमें H2 गैस। ये दूसरी एक्शन थी, छोटे को बता दूंगा आपको। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे तीसरे के बारे में। मान लीजिए मैंने Mg लिया है, हमने लिया है Mg, और हमने से अंदर मिला दिया जल, हमने मिलाया है जल। तो हम देखते हैं कि ये Mg जल के साथ मिलने पर क्या बनाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि Mg पर क्या चार्ज होता है? Mg पर होता है 2 पॉजिटिव चार्ज, और जल में से हमें क्या मिलने वाला? HN और OH मिलने वाले। तो OH जल मिलेगा जल में से, और रिएक्शन कर लेगा इसके साथ। जल में प्राप्त OH जो मिलेगा जल से रिएक्शन करेगा, और क्योंकि इसके पास देखो 1 चार्ज है, इसके 2 चार्ज है, तो इसके चार्ज 2 है, इसका 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा आपका MgOH का होल ट्वाइस। तो यहाँ क्या बनेगा हमारा? MgOH का होल ट्वाइस बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा भाई? साथ में हमारी गैस बन जाएगी। तो ये हमारे धातु की जल से अभिक्रिया हो चुकी है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम सीखते हैं धातुओं की अम्लों से क्रिया।
इधर डालूंगा धातुओं की तनु अम्ल से क्रिया। तनु अम्ल मतलब हल्के वाले अम्ल, यानी HCl हो या H2SO4 हो, दोनों हल्के होने चाहिए। हल्के का मतलब है कि जिसमें चीनी की मात्रा कम घुली हुई हो, जैसे कि पानी में अगर हमने चीनी डाल दी है तो तनु अम्ल है, तनु अम्ल है, वो हल्का अम्ल है। परंतु अगर हमने चीनी की मात्रा अधिक डाल दी है तो चाशनी बन गई है, जिसे हम चाशनी बोलते हैं, यानी जो हम रसगुल्ले का उपयोग करते हैं चाशनी, वो बन जाएगी, अर्थात उसकी सांद्रता ज्यादा होगी, वो होगा कंसंट्रेशन होगा, वो सांद्र, वो बन जाएगा सांद्र। तो हमें सांद्र नहीं चाहिए यहाँ, हमें चाहिए तनु, यानी हल्के वाला चाहिए। देखते हैं हम, हमारी तीसरी हेडिंग है हमारी धातुओं की तनु अम्ल से क्रिया। धातुओं की तनु अम्ल से क्रिया। धातुओं की तनु अम्लों से, तनु अम्ल, अम्ल या HCl हो या H2SO4 हो, तनु होने चाहिए, तनु अम्लों से क्रिया। देखिए आप, मैं जैसे मैंने लिया है, पहले रिएक्शन बता रहा हूं मैं इसमें, मैंने लिया है इसमें जिंक ले लिया है और जिंक में मिलाता हूं मैं तनु H2SO4 H2SO4 मिला दिया है। क्या प्राप्त होगा? मुझे प्राप्त होने वाला है ZnSO4 प्राप्त हो जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस। दूसरी बात, अगर मैं इसी की रिएक्शन आपको HCl से कराऊं, ZnCl HCl से कराता हूं तो HCl की, तो यह क्या प्राप्त होगा मुझे? यह प्राप्त हो जाएगा ZnCl2 प्राप्त होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। चलो आगे चलते हैं, ये एक रिएक्शन थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्युमिनियम की। यदि मैं एल्युमिनियम लेता हूं, मैंने ले लिया एल्युमिनियम और मैं इसमें मिला रहा हूं H2SO4, मैंने मिलाया है इसमें H2SO4 यानी तनु अम्ल मिला दिया है, हमें क्या प्राप्त होगा? अभी हमें प्राप्त होने वाला है Al2SO4 का होल थ्राइस प्राप्त होगा और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। और क्यों होगी, कैसे होगी, मैं बता रहा हूं आपको। ये हमें जो एल्युमिनियम सल्फेट मिला है, ये कैसे प्राप्त हुआ है इसे मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि एल्युमिनियम के पास 3 चार्ज होते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम का प्रोटॉन नंबर 13 होता, 13 में से भारी कक्षक 3 रह जाएंगे, तो 3 चार्ज आ जाएंगे इस पर, डोनेट करके 3 चार्ज ये होंगे। और इसकी अगर बात करें तो इसमें से मैं अगर तोड़ता हूं H आयन मिलेंगे मुझे और SO4 आयन मिलेंगे। SO4 हमारे का 2 चार्ज होता है और क्योंकि ये देखो पॉजिटिव है तो ये कहां जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, इसके साथ जाएगा और क्या बनाएगा, इसकी कितनी वैलेंसी, इसकी 3 वैलेंसी और इसकी कितनी वैलेंसी है, इसकी 2 वैलेंसी, क्रॉस हो जाएगी मल्टीप्लाई इसकी इसमें। इसका मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये हाइड्रोजन गैस से बाहर निकल जाएगी इस रूप में, जबकि इसका संबंध इससे है। तो इससे कितने 2 है, इससे कितने 3 है, तो ये बन जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस बन जाएगा। देखो जैसे बनाया मैंने, और ये जो हाइड्रोजन गैस बची हुई बाहर निकल जाएगी जल के रूप में। आपको समझ आ गया होगा? अब इस प्रकार बना है। अब मैं बताऊं आपको, एल्युमिनियम की HCl से क्रिया, HCl से क्रिया क्या बनाएगा, AlCl3 बनाएगा, AlCl3 बनाएगा, AlCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। अब ये क्यों बनाएगा, इसको मैं समझा रहा हूं, क्योंकि अगर इसके आयन में जोड़ते हैं तो Al पर कितने चार्ज, 3 चार्ज, और इस पर H पर 1 Cl पर -1, ये मान लो इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा A, इसके कितने, इसके 3 है जबकि इसका 1 है, तो ये इसके साथ आ जाएगा, ठीक है नहीं, तो ये बन जाएगा AlCl3। क्या बन जाएगा, AlCl3 बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, तो ये बन जाएगा AlCl3। तो ये थे हमारे तनु अम्लों की धातुओं की तनु अम्ल से क्रिया, HCl हो या H2SO4 हो। मैंने आपको दोनों H2SO4 से भी सिखाया, HCl से सिखाया, H2SO4 से सिखाया, HCl से सिखाया, यानी दोनों को लेके चल रहे हैं। तो अब मेरी नेक्स्ट हेडिंग है
धातुएं लवण से क्रिया करती हैं, मतलब लवण बनाती हैं। धातुएं किस प्रकार लवण को विस्थापित करती हैं, देखिए ध्यान से। हमारी हेडिंग है धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या करती है, विस्थापित। मैं इसे टोटली आपको रिएक्शन का समझा रहा हूं, और इसको समझाने के लिए पहले मैं इसे देखता हूं जो मुझे समझाना है। यहां देखिए Na ये हमारी धातु की अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम है। अब वही क्रम लगाया है मैंने, एक्टिव सीरीज। ये मेरी धातु की एक्टिव सीरीज है जिसको मैंने सीक्वेंस लगाया हुआ है, और मैं देख रहा हूं सीक्वेंस लगाया हुआ है, और मैं देख रहा हूं कि Na सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु होती है, सबसे ऊपर है। और इस प्रकार ऊपर से नीचे जाने पर धातु की क्रियाशीलता धीरे-धीरे घट रही है, और यहाँ पर होगी है 0। सबसे कम क्रियाशील अर्थात बिल्कुल भी क्रियाशील नहीं होती है, कोई एक्टिव नहीं होती है, निष्क्रिय होती है। तो यहाँ सबसे ज्यादा, फिर धीरे-धीरे कम होती चली जाती है, और यहाँ पर बिल्कुल निष्क्रिय होती है। तो अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि धातुएं अपने लवणों को किस प्रकार, धातुएं लवणों से किस प्रकार रिएक्शन करती है। धातुओं की लवणों से क्रिया, धातुओं की लवणों से क्रिया, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है जिसको बता रहा हूं मैं। हमने कोई धातु ली, जैसे मैं लेता हूं जिंक ले रहा हूं, हमने जिंक ली, और जिंक को मैंने FeSO4 फेरस सल्फाइड के में डाल दिया है। तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, इसको प्राप्त करने के लिए ये लवण है, ये फेरस सल्फेट लवण है, मैंने जिंक की धातु इसमें डाल दी है। जिंक की छड़ मैंने FeSO4 के लवण में डाल ली है। तो मैं देखता हूं कि क्या होगा, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, और होगी तो क्यों होगी, या नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी। तो देखते हैं कि हम देखते हैं इन दोनों को, ये और ये। जो धातु जो इस रिएक्शन में, जो इस श्रेणी में सबसे ज्यादा ऊपर होगा, वो अपने उस लवण में से विस्तारित कर सकता है। जैसे कि जिंक का स्थान देख रहे हो, जिंक का स्थान ऊपर है, जिंक का स्थान Fe से ऊपर है, जिंक का स्थान Fe से ऊपर है। तो जिंक सबसे, इन दोनों में से बात करें तो जिंक Fe से ज्यादा क्रियाशील धातु है, और जो ज्यादा क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु को उसके लवण में से विस्तारित कर देती है। यानी जिंक अधिक क्रियाशील धातु है Fe से, तो जिंक क्या करेगी, Fe को विस्तारित कर देगी। जैसे कि जिंक ने इस वाले विलयन में से, इस वाले विलयन में से इसको हटा दिया है, यानी ये हो गया Fe, बाहर कर दिया है, तो खुद इसके स्थान पर आ चुका है। तो यहाँ बन जाएगा जिंक सल्फेट। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जिंक का स्थान Fe से क्रियाशील ऊपर था। इसी प्रकार बात करता हूं मैंने अब के बाद जिंक को डाला है कॉपर सल्फेट में, CuSO4 मैंने डाल दिया है कॉपर सल्फेट के लिए। जिंक सल्फेट को क्या करना होगा, मैंने डाला है कॉपर सल्फेट के लिए, CuSO4 के विलयन में डाल दिया है, जिंक को CuSO4 के विलयन में डाल दिया है। तो ये Cu को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, बाहर, क्योंकि Cu का स्थान जिंक से नीचे है, नीचे। तो ये है Cu हो जाएगा बाहर, और यहाँ का बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा जिंक ने स्थान ले लिया है, जिंक सल्फेट बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक रिएक्शन और समझा रहा हूँ। मान लीजिए कि मेरे पास Fe है, और मैंने Fe को डाल दिया है CuSO4 के विलयन में, CuSO4 के विलयन में डाल दिया है। तो क्यों देखो Fe का स्थान देखते हैं, Fe और C का स्थान देखते हैं। Fe का स्थान ऊपर है, सबके C पर नीचे है। Fe अधिक क्रियाशील धातु है, तो इसको क्या करते हैं, विस्थापित कर देंगे। Cu क्या करते हैं, विस्थापित बन जाएगा FeSO4 बन जाएगा। तो यहाँ ये मेरा फेरस सल्फेट है। तो ये थी मेरे रिएक्शन, धातु की रिएक्शन, धातुओं के रासायनिक विक्रियाएं मैंने सीखी है। और पहला है हमारी धातु की ऑक्सीजन से क्रिया, जो कि मैंने यहाँ समझाया है, कुछ रिएक्शन भी दी है। इसी प्रकार मैंने धातु की जल से विक्रिया भी समझाई है आपको, यहाँ रिएक्शन वगैरह समझाया गया है। इसी प्रकार मेरी तीसरी हेडिंग थी धातुओं की तनु अम्ल से क्रिया। तनु अम्ल दो प्रकार के हैं, HCl ले लीजिए या H2SO4 ले लीजिए। और मैंने बताया है कि तनु अम्ल क्या होता है। तनु अम्ल का मतलब होता है हल्का वाला जल, हल्का अम्ल, यानी जिसकी सांद्रता कम हो। अब यहाँ है तुम्हारा ZnSO4, और ये आपका मतलब ये मैंने HCl लिया है, H2SO4 लिया। एक बार मैंने Zn की H2SO4 से, एक बार इसी की HCl से क्रिया कराती है। इसी प्रकार एल्युमिनियम की H2SO4 से HCl से क्रिया कराई है। तो ये हमारी हेडिंग थी तनु अम्ल से क्रिया। लास्ट मैंने बताया है धातुओं की लवण से क्रिया, ये लवण है।
ये भी रमण है, ये भी रमण है, ये भी रमण है। और रमण को जब किसी छड़ में डालते हैं तो जड़ जिंक का स्थान Fe से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ Fe बाहर, जिंक ने Fe को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया और खुद इसके स्थान पर आ चुका है। जिंक ने इस वाले में से C को बाहर निकाल दिया, खुद इसके स्थान पर आ चुका है। Fe में C को बाहर निकाल दिया, खुद इसके स्थान पर आ चुका है। तो इस प्रकार अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन में से विस्थापित कर देती है। तो ये हमारी वीडियो थी और ये मेरा पार्ट सेकंड है रासायनिक धातु के रासायनिक विक्रियाओं का। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी और यदि ये वीडियो समझ आती है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।